इसके तत्व लिख लिए थे अपन ने। इस परिवार को क्या कहते हैं रे? चालको जंस। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं चालको जंस? अब कल की बोली हुई बात तुम्हारे अब तक याद नहीं है, क्योंकि जो इसके प्रथम चार तत्व हैं उनके जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है रे? ऑक्साइड और सल्फाइड की मात्रा पाई जाती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? चालकोजेंस कहते हैं। इस वर्ग के प्रथम चार तत्व है, जो इन चार तत्वों के जो अयस्क होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्साइड और सल्फाइड की। जिनके अयस्क में ऑक्साइड और सल्फाइड की मात्रा ज्यादा होती है वो किसकी श्रेणी में आते हैं रे? चालकोजेंस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इसका प्रथम तत्व है O2 ऑक्सीजन, यह अपने शरीर में किसके मात्रा के हिसाब से, प्रतिशत या क्वांटिटी के हिसाब से? प्रतिशत। प्रतिशत के हिसाब से अपने शरीर में क्या पाया जाता है रे? मैक्सिमम। द्रव्यमान के हिसाब से आप रेशियो निकालोगे तो आपको सर्वाधिक क्या मिलेगी? O2 मिलेगी। O2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? 21। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? 21%। ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी गैस है रे? रंगहीन, गंधहीन एंड स्वादहीन। अब देखो, ये रंगहीन है सिर्फ तभी है जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है। जब आप इसको सामान्य अवस्था में रखोगे तो कौन सी रहेगी? ये रंगहीन। लेकिन जब भी आप इस गैस को किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे रे? द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर दोगे। कितने डिग्री पर? -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? द्रव में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हल्के किस कलर की हो जाती है रे? नीले रंग की हो जाती है। हल्का इसका कौन सा रंग पकड़ लेती है? नीला रंग। इस द्रव ऑक्सीजन का उपयोग बताओ, अब लिखा गया है मैं आपको एक बार। द्रव ऑक्सीजन, सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन पाई जा रही है, अपन श्वसन के तौर पर इसको काम में ले रहे हैं। ठीक है। द्रव ऑक्सीजन का उपयोग बता दो। और 5-7 दिन पहले ही बोल के आया हूं, वह टाइम भी नहीं हुआ। रॉकेट नहीं होती रॉकेट? याद आ रहा है कुछ? रॉकेट में क्या करते हैं? इसका ईंधन के तौर पे क्या करते हैं रे? उपयोग करते हैं। किसका? O2। किस किस फॉर्म में? द्रव अवस्था में। ठीक है। इसके अलावा जब आप क्या करोगे, 3 मॉलिक्यूल किसके रे? O2 के किस किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे? यूवी रेज की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी रे? ओजोन। क्या प्राप्त होगी? ओजोन। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना रे, ये ओजोन अपने पृथ्वी से कितने दूरी पे है? समुद्र स्तर पे, समुद्र के तल से लगभग कितने किलोमीटर होती है रे? 20 किलोमीटर। लगभग कितनी होती है? 20। एक्चुअल जो रेंज निकालोगे आप, वो रेंज आपको मिलेगी 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर के बीच में। क्या पाई जाती है आपकी? ऑक्सीजन, ये ओजोन पाई जाती है। ओजोन एक ध्यान रखना रे, किसको बचाती है? यूवी रेस से अपने को बचाती है। ध्यान रखना, ये तो इसका कार्य है जिसके लिए अपने लिए फायदेमंद है। ध्यान रखना, ये प्रदूषक का कार्य भी करती है रे। आपके 2-3 प्रदूषक आते हैं, जिसमें एक आता है प्राइमरी और एक आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी पॉल्यूशन का कार्य कौन करती है आपकी? ओजोन करती है। ठीक है। इसके अलावा कोई ओजोन का और कार्य बताओगे? यूवी रेज को बचा लिया, प्रदूषक का कार्य कर दिया, एक कार्य और है ओजोन का ना। ओजोन का कार्य है जल को शुद्धिकरण में। आप किस में उपयोग कर सकते हो इसका? जल शुद्धिकरण में भी क्या किसका उपयोग कर सकते हो? ओजोन का उपयोग कर सकते हो। तो लिखो, लिखना, इस वर्ग के पहले 4 तत्व है। इस वर्ग के पहले 4 तत्व है।
चाल्कोजेंस कहलाते हैं, क्योंकि इस वर्ग के पहले 4 तत्व चाल्कोजेंस कहलाते हैं, क्योंकि इनके अयस्क में ऑक्साइड या सल्फाइड की संख्या अधिक होती है। ऑक्साइड या सल्फाइड की संख्या अधिक होती है। अगला पॉइंट, ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ये लाइन मैं आपको आज दूसरी बार लिखवा रहा हूं, याद है आपको? एक बार पहले जब मैं आपको पीरियड टेबल पढ़ाया हूं तब तत्वों में लिखा के आया हूं कि यदि आपको पूछ ले कि एलिमेंट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पृथ्वी पे तत्व कौन सा है, तब कौन सा आएगा? ऑक्सीजन आएगा। कहाँ घूम गया इतनी देर में आपको? अरे तुम लोग कंफ्यूज बहुत होते हो। मैंने एलिमेंट की बात की है, तत्व की बात की है, तब ऑक्सीजन लिखवाया है, और जब मेटल की बात की है तब क्या लिखवाया है? एल्यूमिनियम। तू एल्यूमिनियम का पीछा छोड़ दे, मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ तू एल्यूमिनियम के पीछे बंधा हुआ है। और पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम में मिलेगा, मैं आपको इतना और बता देता हूँ, ये गारंटी शुदा कह रहा हूँ मैं आपको कि पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम ही देगा अगला, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो फिट है। लेकिन वो किस में है रे? मेटल्स में है। यदि आपको धातुओं में पूछ ले कि एक नंबर पे कौन है पृथ्वी पे, तो कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। लेकिन ऑल ओवर एलिमेंट में पूछेगा तब आंसर कौन आएगा आपका? ऑक्सीजन आएगा। इसी में अगला पॉइंट लिखो, लिख देना ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व है। अधिक मात्रा वाला तत्व है, कोष्टक में लिख देना प्रतिशत, परसेंटेज, बेस ऑफ परसेंटेज के आधार पर। आप परसेंटेज पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जरूरी नहीं होता जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसकी प्रतिशत भी ज्यादा हो। ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी जब आपने मैथ में परसेंटेज पढ़ा होगा, कि जरूरी नहीं होता कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसकी परसेंटेज भी ज्यादा हो। ये जरूरी नहीं है हर जगह, ठीक है? इसी कारण मैं आपको कोष्टक में क्या लिखवा रहा हूँ कि आप परसेंटेज के आधार पर जाओगे तब आपको सर्वाधिक मात्रा में शरीर में कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन आप मात्रा के हिसाब से जाओगे तब आपको जल मिलेगा। यदि आप मात्रा के हिसाब से जाओगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से जाओगे, तब आपका आंसर क्या जाएगा? जल हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ अपन परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तब अपने को आंसर कौन आ जाएगा रे? O2 आ जाएगा। आगे लिख दो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एनवायरमेंट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। इसके कोष्टक में एक लाइन जरूर लिखना रे, अपेक्षाकृत स्थिर। तो मेनली क्या रहती है? स्टेबल रहती है इसकी मात्रा, ठीक है, बदलेगी नहीं। लेकिन ध्यान रखना रे, ऑक्सीजन की मात्रा परिस्थितियों के हिसाब से वायुमंडल में कई बार कम ज्यादा हो जाती है। इसी कारण मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं? अपेक्षाकृत या मेनली स्टेबल लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये बदलती रहती है कई बार। जो ही वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी ना, अत्यधिक हो जाएगी, तब इसकी मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है रे? डाउन हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये स्टेबल लिखवा रहा हूं। ये लगभग स्टेबल होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या हो जाती है? इसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। नाइट्रोजन की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होती है, बाकी जितनी भी गैसें हैं उनकी मात्रा कभी भी वायुमंडल में चेंज नहीं होती है, ठीक है? किस किस को छोड़कर? सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, इन दोनों की मात्राएं समय के साथ क्या रहती है? परिवर्तित रहती हैं, ठीक है? जैसे कोरोना आया था, दोनों की मात्रा क्या हो गई थी? कम हो गई थी, ठीक है? तो वायुमंडल में पोल्यूशन क्या हो गया था? कम हो गया था।
वैसे ही जैसे जैसे अपना औद्योगिकरण ज्यादा बढ़ेगा, अपन इंडस्ट्रियल लेवल की ओर की ज्यादा जाएंगे, तो इन दोनों की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी रे, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, इसी कारण क्या लिखवा रहा हूँ यहाँ कि अपेक्षा करता है, कई जगह आपको कई बार एक लाइन लिखी हुई मिल सकती है कि ऑक्सीजन की मात्रा समय के साथ क्या रहती है, परिवर्तित रहती है। तो आपको मैं ये बात बताऊं नहीं, आप सोचोगे यार ये कहां से आ गई, इसलिए लिखवा रहा हूं कि मेनली क्या रहेगी आपकी, स्टेबल रहेगी। अगला पॉइंट लिख दो, ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। अगला पॉइंट, द्रव ऑक्सीजन हल्के नीले कलर की होती है। द्रव ऑक्सीजन हल्के नीले कलर की होती है। इसी लाइन में चलने दो आगे। इसे -183 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हाँ 183, 80 लिख दिया मैंने, 83 है। -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट, रॉकेट व मिसाइल के लिए, रॉकेट व मिसाइल के लिए द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट व मिसाइल के लिए द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं तो उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाते हैं, हीलियम। ठीक है, कई बार कथन के तौर पे एक क्वेश्चन आता है कि अपन नाइट्रोजन मिला सकते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रोजन को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, अरे भारी होती है, तो दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। और जो ही दबाव बढ़ेगा तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर एक साथ खाली हो जाएगा, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण कौन सी गैस मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। तो अगला पॉइंट लिखो, लिख देना, गहरे गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, गहरे गोताखोरों, गहरे गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। एक छोटी सी हेडिंग लगा दो, ओजोन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। यह अभिक्रिया लिख दो रे, 3O2 चेंज टू 2O3, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। लिख दिया, लिखो अगला पॉइंट, ओजोन वायुमंडल में,
ओजोन वायुमंडल में समुद्र तल से, ओजोन वायुमंडल में समुद्र तल से लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 20 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, लगभग 20 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। एक काम जरूर कर लेना रे, कई बार क्या रेंज दे देता है, ठीक है, तो इसी के कोष्टक में लिख दो रेंज प्रास कितनी हो जाएगी रे, 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर रेंज है। समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान। ये बात तो बताई तो थी मैंने, जब वायुमंडल है छो मंडल, छो मंडल में ये नॉर्मल उड़ते हैं ना, छोटी दूरी के लिए, ठीक है, वो उड़ सकते हैं। जैसे अपना हेलीकॉप्टर उड़ता है तो ये छो मंडल में उड़ता है, हेलीकॉप्टर छो मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि एयरफोर्स वाले प्लेन नहीं आते, फाइटर प्लेन, वो आपने अचानक नीचे गुजरते हुए देखे ना, तो वो परिस्थितियों के हिसाब से छो मंडल में उड़ सकते हैं। लेकिन लंबी दूरी तो तय करने वाले वायुयान होते हैं ना, वो सदैव समताप मंडल में उड़ेंगे, सदैव, कोई कोई अपवाद नहीं है इसका। हाँ, लिखो रे अगला पॉइंट, लिख देना ओजोन परत, ओजोन परत यूवी रेज को, ओजोन परत यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यूवी रेज कितने प्रकार की होती है रे? 3 प्रकार की, कौन कौन सी? हट, ये लिखवा के आया हूं मैं। पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हो कई बार तो। सी बी ए सर्वाधिक खतरनाक, जो पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं आती है। बी मेनली खतरनाक, 80% ओजोन रोक लेती है, और यदि आई तो त्वचा कैंसर करेगी, ठीक है। और ये पृथ्वी पर आती है और किसके निर्माण के लिए सहायक है रे? विटामिन डी के निर्माण के लिए सहायक है। लिखवा के नहीं आया था तरंग वाले टॉपिक में? पढ़ना नहीं, अरे पढ़ोगे तो बहुत गलत काम हो जाएंगे, धरती इधर की उधर हो जाएगी। लिखो अगला पॉइंट, लिख देना सीएफसी में, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, सीएफसी में क्लोरीन पाई जाती है, सीएफसी में क्लोरीन पाई जाती है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। सीएफसी में क्लोरीन पाई जाती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अब इस लाइन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन का नुकसान किससे होता है, तो सीएफसी से होता है। यदि आपको अगला इस तरीके से, अलग तरीके से क्वेश्चन दे दे कि निम्न गैसों में से किसके द्वारा मुख्यतः ओजोन परत का नुकसान किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। मुख्यतः कौन जिम्मेदार होती है रे? क्लोरीन गैस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ओजोन का उपयोग, ओजोन का उपयोग पानी को जीवाणु रहित करने में किया जाता है, बैक्टीरियालेस। ओजोन का उपयोग
पानी को जीवाणु रहित करने में क्या जाता है? छोटी सी हेडिंग लगा दो रे, सल्फर। सल्फर। देखो रे, पृथ्वी पर 16वां तत्व है जो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं रे? सल्फर का उपयोग, सल्फर का उपयोग आपको 3 जगह मिल जाएगा मेनली। पहला, रबर के उद्योग में। इसके अलावा बारूद निर्माण में। और इसके अलावा माचिस उद्योग में। लिख दो, सल्फर का पहला पॉइंट लिख दो, 16वां प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सोलवा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। उपयोग लिख दो, रबर उद्योग में, बारूद के निर्माण में, माचिस उद्योग में, आतिशबाजी में। वैसे आतिशबाजी लिखाने का कोई मतलब नहीं है जब बारूद लिखवा दिया तो। आतिशबाजी में। बारूद के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए होता है रे अपने को? पहला चाहिए अपने को पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा चाहिए सल्फर। और तीसरा चाहिए चारकोल। यदि ये 3 चीज आपके पास हैं तो आप बारूद बना सकते हो रे। एक नोट लगाओ, ये लिख लेना, ये जरूर लिखना रे ये वाला। यहां से 2 क्वेश्चन है मेनली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला, सबसे मेन कंपोनेंट बारूद का पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला KNO3। ठीक है, जिनको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं वो बार बार लिखा करो नहीं, यहाँ जब मैं लिखवाता हूं तो ऐसे KNO3। चारकोल क्या होता है रे? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, चारकोल होता क्या है? देखो, कोयले के द्वारा बनाया हुआ एक दूसरा कंपाउंड है रे। किसके द्वारा बनता है? कोयले के द्वारा। तो आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि अगला ये क्वेश्चन कर दे, क्या कोयले का उपयोग बारूद के निर्माण में किया जाता है? तो ध्यान रखना, किया जाता है। ठीक है, ये किसका प्रूफ है? कोयले का ही दूसरा रूप बनाया गया गर्म करके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि चारकोल कोयले का ही एक रूप है। हाँ, नोट लगाओ। और नोट में लिखना, रबर के वलनीकरण, रबर के वलनीकरण में सल्फर का, रबर के वलनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है जिसकी मात्रा, रबर के वलनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है जिसकी मात्रा 3 से 5% होती है। जिसकी मात्रा 3 से 5% होती है। किसकी मात्रा लिखवाई है मैंने? ये सल्फर की। किसकी लिखवाई है? सल्फर की। यदि आप रबर होता है, देखो लिक्विड फॉर्म में होगा। अपन रबर का वलनीकरण कर देता हूँ, क्या होता है कि अलग अलग आप जिसको सांचों में डाल रहे हो, ठीक है, उस सांचों में डालने के लिए अपने को क्या चाहिए रे? उसके लिए सल्फर चाहिए। ठीक है, और उस सल्फर को लिए उसकी मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी अपने को? 3 से 5%। नोट लगा के लाइन इसलिए लिखवाई है कि अब तक कम से कम 5 से 6 बार आपकी आ चुकी है।
और रेलवे का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है एक अपने टाइम का। ठीक है, तो इसलिए नोट लगवाया। दूसरा नोट, नोट का सेकंड पॉइंट लिख देना, सल्फर का उपयोग कवकनाशी व कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सल्फर का उपयोग कवकनाशी, कवकनाशी यानी रे फंजाई, कवकनाशी व कीटनाशी, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, कवकनाशी व कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आप देखो एक चीज ध्यान रखना रे, आप जितने भी अपन फसल में जितने भी डालते हैं ना एलिमेंट दवाइयों के तौर पर, उनमें आप कभी केमिकल कंपोजिशन पढ़ना, आपको ये 101% मिलेगा सल्फर। क्योंकि अपन किन किन को मार रहे होते हैं फसलों में, इंसेक्ट तो मारते हैं, कीड़े जो फूलों पे लग जाते हैं उन्हीं को तो मारने का काम करते हैं। तो आपको मेनली वहां हमेशा कौन मिलेगा रे, सल्फर मिलेगा। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग और लगा दो इस ग्रुप की, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड देखो रे, सबसे पहली बात जहरीली है, बहुत तीव्र गंध वाली गैस है। ठीक है, जहां भी ताप युक्त केंद्र मिलेंगे ना आपको, ताप युक्त केंद्र का समझे, जहां टेम्परेचर बनाया जाता हो अर्थात बिजली बनाई जाती हो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने का अर्थ है बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, या ऊर्जा किसी तरीके से ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, वहां आपको सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मुक्ति हुई मिल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की एक कंडीशन और है रे, ये इतनी प्रदूषक गैस है कि ये अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होती है उसका सबसे मेनली घटक है, ये कंपोनेंट है उसका, सबसे मेन कंपोनेंट है सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए। दूसरा, यदि एक चीज और ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए एक यौगिक होता है रे, यौगिक क्या जीव होता है एक, जिसका नाम होता है लाइकेन। लाइकेन नाम सुना है या पहली बार सुन रहे हो? सुना है ना, पहली बार सुनने वाला कोई महानुभाव है? नहीं है ना। पहले तो ये बता दो किसका बना है, कवक और शैवाल का, फंजाई एंड एल्गी। कवक प्लस शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं रे, एक दूसरे के साथ परजीवी हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ पाए जा रहे हैं तो मैं ये बात बता क्यों रहा हूं वो सुन लो। यदि पृथ्वी पर यदि कोई ऐसी जगह है जहां आज तक जीवन व्यापन नहीं हुआ है, जहां कोई भी जीव आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो उस जगह सबसे पहला यदि कोई जीव पैदा होगा तो वो कौन होगा, लाइकेन। तो ध्यान रखना, यदि कहीं भी अपने को जीवन का आश्रय देखना है तो वहां सबसे पहला आपको उत्पन्न हुआ कौन दिखेगा, यदि लाइकेन वहां पैदा हो रहा है तो वहां जीवन यापन संभव है। यदि ये वहां एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो आपको लाइकेन कहीं भी दूर दूर तक नहीं मिलेगा। दूसरा, लाइकेन की एक कंडीशन और होती है रे, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आता है ना तो खत्म हो जाता है। यदि अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो वहां लाइकेन उत्पन्न नहीं होगे, अर्थात ये किसका सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण सूचक का कार्य करता है लाइकेन। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, रंगहीन, रंगहीन कोमा विषैली गैस, कोमा तीखी और घुटन भरी गैस, तीखी, तीखी व घुटन भरी गैस या गंध। इसकी गंध ऐसी होती है रे, यदि ये नाक के पास आ गई ना तो आप ये सोचोगे कि भगवान कहाँ है, ऐसे एक बार निकाल दे यहाँ से, जीने की इच्छा जगा देगी ये। मैं कई बार कहता हूँ ना, जब भी किसी के मरने की इच्छा हो ना, या तो उसको सल्फर डाइऑक्साइड के टैंक में एक बार डुबो के बाहर निकाल दो। ठीक है, तो उसकी जीने की इच्छा, तो मरने की इच्छा थी ना, वो दूर दूर तक दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, वो नेचुरल मौत मरेगा। ठीक है, या
उसको ऐसे ट्रोमा सेंटर में ले जाओ जो उस जिले का सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर हो, अर्थात जैसे एसएमएस वाला है, ठीक है। और वो वहां जो किसी की टांग पूंछ टूट जाती है ना, उससे पूछना कि उसके जीने की कितनी तड़प है, तब पता चलेगा कि एक आदमी की जीने की कीमत क्या होती है और मरने की कीमत क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आजकल जैसे गाड़े नहीं चलते अपने, कौन से, बोले जज के भी पसीने ला देंगे। जज की आज तक किसी की औकात नहीं है कि पसीने ला दे। जज है ना इतनी पावर रखता है कि प्रधानमंत्री को बुला ले, एक तहसील का जज बैठा बैठा प्रधानमंत्री को आदेश दे सकता है कि पेश हो, और पेश होना पड़ेगा। अपने देश में सिर्फ 2 ही आदमी हैं जिनको आप अपने कार्यकाल में पेश नहीं करवा सकते, बाकी सबको पेश करवा सकते हो, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। राष्ट्रपति तो दिन भर गोली मार देना किसी को तो भी आप उसके 5 साल कार्यकाल में तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे तोप से उड़वा दे वो किसी को, उसके पास इतनी ऑथेंटिक है। सिर्फ सिविल केस को छोड़कर, सिविल केस का समझते हो, जमीनी मामले, ठीक है, या तलाकशुदा केस, या कोई टैक्स का चोरी केस, ये आते हैं किस मामले में, सिविल केस में आते हैं ये। इन मामले में उसके लिए भी कारण है, पहले राष्ट्रपति के पास नोटिस जाता है कि सर हम आपके पास 2 महीने बाद में आप पे केस चला सकते हैं, आप यदि अनुमति दो तो। यदि राष्ट्रपति साहब ये कह देना कि ना दो, मना तो नहीं कर सकते वो, लेकिन ये कह सकते हैं ना मेरे पास 3 महीने टाइम है, नहीं आप 3 महीने बाद में चलाइए, ठीक है, लेकिन आप वो मना नहीं कर सकते। लेकिन और बाकी केसों में तो साफ मना कर सकते हैं कि कौन हो तुम लोग, 5 साल तो उस आदमी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, तो यही बात है यहाँ पे कि जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो एक बार इस गंद का इसका टेस्ट कर लेना, फिर पता चल जाएगा कि जीने की इच्छा क्या होती है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो रे, लिख देना ताप विद्युत केंद्रों का प्रमुख गैसीय प्रदूषक, ताप विद्युत ताप विद्युत केंद्रों का प्रमुख गैसीय प्रदूषक। अगला पॉइंट, वायु प्रदूषक का सबसे मुख्य घटक, वायु प्रदूषक का सबसे मुख्य घटक। अगला लिख दो, अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारण, मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारण, अगला पॉइंट, इसकी उपस्थिति लाइकेन के द्वारा पता लगाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ, इसकी उपस्थिति लाइकेन के द्वारा पता लगाई जाती है। लाइकेन के कोष्टक में लिख दो रे, नीचे नीचे लाइन लगाना और लाइकेन के नीचे लाइन लगा के लिख देना कवक प्लस सेवाल दोनों क्या कहते हैं रे, लाइकेन कहते हैं। हाँ, ये एलगी, ये फंजाई प्लस एलगी। एडिंग लगाओ रे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, लिख दो 67, बहुत सुने हुए सारे, जो भी बात लिखवाऊंगा लगभग आपने सुन रखी है। लिखो, सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण, सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो, ऑक्सो का समझ गए रे, ऑक्साइड, ऑक्सो का अर्थ क्या है, ये ऑक्साइड है एक,
अगला पॉइंट, सांदर। दो शब्द सुने होंगे ना, सांदर एंड तनु, डाइलेट एंड कॉन्स्टेंट, सुने दोनों? दोनों में फर्क क्या है? सांदर और तनु में फर्क क्या है? इसमें मात्रा पानी कम और H2SO4 की मात्रा ज्यादा, अर्थात जो मैन जो अम्ल होता है यदि उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो वो अम्ल कौन सा हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। यदि पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो, क्योंकि मैं पानी यहाँ क्यों नहीं बोल रहा, आपके कहने पे आपने बोल रहे हो तो पानी बोल रहा हूँ। पानी बोलना जरूरी नहीं है, बताऊं क्यों? क्या पता किसी दूसरे के साथ मिला रहे हो, क्या पता बेंजीन के साथ मिला रहे हो, तो वहां पानी की जगह कौन रिप्लेस कर देगा? बेंजीन कर देगा। तो अपने इस बात को ऐसे बोला करो कि H2SO4 की मात्रा यदि विलायक से क्या है रे, विलय से क्या है, ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? सांदर, और यदि कम है तो क्या हो जाएगा आपका? तनु। ठीक है, तो लिखो, सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल को कांच के पात्र में रखा जाता है। सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल को कांच के पात्र में रखा जाता है। कांच में क्यों रखते हैं रे इसको? बाकी सारी चीजों को क्या कर देगा ये? पिघला देगा। इसी कारण इसको किस में रखा जाता है? कांच में रखते हैं, चाहे कोष्टक में लिख देना, बाकी सभी चीजों को पिघला देता है। उपयोग लिखो इसके। लिख दो पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम शोधन में, प्यूरिफाइंग ऑफ पेट्रोलियम। दूसरा, लेड संचायक सेल में, बैटरी या सेल। अगला, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, रेयान के निर्माण में। रेयान क्या है रे? एक रेशा है। TNB एंड TNT, एक बार लिख दो, अलग लिखवा दूंगा, लिख दो TNB एंड TNT के निर्माण में, TNB एंड TNT के निर्माण में। अगला, उर्वरक के निर्माण में, रंजक, डाई, औषधि, मेडिसिन, रंजक कोमा औषधि कोमा अपमार्जक के निर्माण में। रंजक कोमा औषधि तथा अपमार्जक के निर्माण में। डाई, मेडिसिन एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। लिख दिया? चलूं आगे। TNB और TNT की फुल फॉर्म लिख लो। TNB की बताओ रे, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। संरचना,
किसकी संरचना है, टीएनबी की। ठीक है, ऊपर वाली जगह NO2 NO2 NO2, ठीक है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इसका दूसरी का TNT, ट्राई नाइट्रो, हाँ, टोलुइन। सेम संरचना होगी लेकिन अपने दो स्थान बदल दिए जाएंगे, किस किस के। पहले टोलुइन बना दो, तो टोलुइन बनाने के लिए किसको लगा देंगे यहाँ, CH3 को। ये हो गई आपकी टोलुइन। बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दो, यदि मीथेन लगा देते हो तो क्या बन जाती है, टोलुइन बन जाती है। अब देखो इसके स्थान चेंज कर दो NO2 के, NO2 NO2 एंड NO2, ये कौन सी हो गई आपकी, TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ध्यान रखना रे, अब तक एक बार ये पूछी हुई है फुल फॉर्म के तौर पर, ये अब तक नहीं आई है, लेकिन ये आ सकती है। तो ये तो इसकी, ये तो इससे पहले आती है भाई। बेंजीन से किसको बनाते हैं अपन, टोलुइन को बनाते हैं। अभिक्रिया किसके द्वारा की जाती है, मीथेन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, टोलुइन प्राप्त हो जाएगी। ये दोबारा आएंगी जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब बोर्ड में खड़े करके संरचना बनवाऊंगा, अभी कह देता हूं। तो ये याद रख लेना है। ऊपर वाले में, हाँ ये एक गलत लग गया। ऊपर वाले, नीचे वाले में सही नहीं है। अल्टरनेट क्रम में आते हैं रे बेंजीन में, ये याद रखा करो हमेशा। ये बॉन्ड ऐसी संरचना जब भी बनाओ तो ये आपके दिमाग में आपके खुद के होनी चाहिए, इन दो संरचनाओं में, बेंजीन के और टोलुइन के। ये दोनों, ये जो बॉन्ड होते हैं ना तीन अंदर वाले, ये सदैव अल्टरनेट क्रम में आएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा इसी तरीके से चलेंगे। और ये घटना कौन सी घटना कहलाती है, अनुनादी घटना, रेजोनेंस घटना कहलाती है ये। आपका ग्रुप नंबर 16 पूरा हेडिंग लगाओ, ग्रुप नंबर 17। क्या कहते हैं रे इस परिवार को, हेलोजन परिवार, फैमिली ऑफ हेलोजन। पहले कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। 80, 80 है ना इसका, हाँ। फ्लोरीन, ब्रोमीन, रुको रे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। शॉर्ट ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। नौ, 17, 35, 53, 85,
85। परमाणु क्रमांक हीलियम 2s2 2p5, नियोन 3s2 3p5, आर्गन 3d10 4s2 4p5, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5, और इसका लास्ट का जेनॉन 4f14 5d10 6s2 और 6p5। अब तो आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि एक कदम आगे जाता है सिर्फ और सिर्फ। अब देखो, अब जो ये ग्रुप 17 ग्रुप 18 है ना, इनमें जितनी भी लगभग जो बातें आएंगी वो अब तक अपने पास आ चुकी हैं। जैसे ऑक्सीजन वाली, हीलियम वाली अपन पढ़े हुए हैं, ठीक है। नियोन का अपन कहाँ प्रयोग करते हैं ये पढ़ के आ चुके हैं। ऑर्गन का उपयोग कहाँ करते हैं ये पढ़ के आ चुके हैं। कोई एक आधा एक्स्ट्रा आएगा वो अपन लिखवाएंगे, लिखवाऊंगा ये भी, लेकिन इनको ज्यादा जोर नहीं आएगा, ठीक है। फ्लोरीन की बातें आपको मैं पीरियोडिक टेबल में लगभग बता के आ चुका, क्लोरीन की बता के आ चुका। ब्रोमीन धातु है, लेकिन क्या पाई जाती है, चमकीली अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपन ये पढ़ के आ चुके हैं पहले से। चमकीली अवस्था में कौन होती है, आयोडीन होती है। ब्रोमीन किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये सारी चीजें क्या पढ़ के आ चुके हैं अपन पहले से। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है रे, सर्वाधिक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ समझते हो ना, कि कोई यदि आपको ये कहे कि किसी की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो अर्थात वो क्या कर रहा है रे, जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी ज्यादा है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रे, छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बातें इन दोनों को इस तरीके से याद रखा करो कि एक का अर्थ है देना और एक का अर्थ क्या है रे, लेना। जो जितना जल्दी छोड़ेगा उसकी क्या होगी, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। जो जितना जल्दी ग्रहण करेगा उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो जितना धीरे ग्रहण करेगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी क्या होगी रे, कम होगी, ठीक है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जो जितना धीरे ग्रहण करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी क्या होगी, कम होगी। कई बार क्या क्रम पूछ लेता आपको, ठीक है। तो क्रम में आपको इतना ही दिमाग रखना है। क्रम में आपको एक सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊं, यदि क्रम में ये महानुभाव हैं तो इनको सबसे आगे ले जाना, इस वाले ग्रुप को। यदि विद्युत ऋणता में बात कर रहा है तब तो इनको सब क्या ले जाओगे, आगे लेके जाओगे। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में बात कर रहा है तब इनको सबको पीछे ले जाना। यह आपके लिए सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, और ये गारंटी शुदा इनमें से एक आधा देता है वो, ठीक है। दूसरा, आपको एस पी ओ डी और एफ ये उपकोष पता है, सारे सब सेल पता है ना। यदि आपको उस, अब लगभग आपको ये समझ में आना लग गया होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉन लास्ट के एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, या डी में जा रहा है, या एफ में जा रहा है। समझ में आने लग गया इतना। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम किया करो, जो क्लासें डाल रखी है ना उनको रात को सोते टाइम चालू की, एक बार कहानी सुन लिया करो दोबारा, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं बात क्या है, सेम की सेम बातें अपलोड हो रही हैं जो आपकी पहले सुनी हुई हैं। मैं कह रहा हूं आपके लिए रिवीजन के लिए सबसे बड़ा मौका है ये इन कोचिंग वालों का भला मानो कि ये क्लासें अपलोड हो रही हैं। ये आपको एक सबसे प्लस पॉइंट है आपके लिए, कि जब आपको कि मैं बताऊं रिवीजन के टाइम पे है ना, आपको कोई जरूरी नहीं है कि वहां उसको वन की स्पीड में चलाओ, 2 की में चलाओ। क्योंकि मैं बार बार एक बात बोलता हूं, तो 2 की में चलाओगे तब भी कवरिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। 2 की में चलाओ। शाम को रिवीजन किया, सोने से पहले एक रूल बना लो कि एक क्लास देके सोएंगे। इतनी मेरी बात आपको, मैंने जो मैं बात कहता हूँ वो करता हूँ, चाहे मैं कैसे भी करो, लेट सवेर करो, ठीक है, लेकिन करता जरूर हूँ, ठीक है। लेकिन इतना लेट भी नहीं करता कि एग्जाम चली जाए, काम बाद में हो रहे हैं, पहले ही कर देता हूँ। क्लासें अपलोड कर रहा हूँ, सारी की सारी अपलोड करूंगा आपके लिए। अब मैं बताऊं, मैं शायद 2 या 3 दिन बाद में शाम को पॉलिटिकल की सीरीज चालू करने वाला हूँ, ठीक है। शाम में तुम्हें कोई क्लास लेने आए 6 बजे बाद में तो आ सकता है, ठीक है, यहाँ बैठे बैठा पढ़ना चाहे तो, ठीक है। बाकी क्लास मेनली अपलोड करने का कारण ये है कि पॉलिटी में उतनी कवर नहीं कर पाऊंगा जितने यहाँ है अभी, ठीक है। तो अपन उसकी क्लास अपलोड हो जाएंगी, आपको जिसी को भी कोई पॉलिटी में दिक्कत आती हो आप वहां से ले सकते हो। उस पॉलिटी का लेवल इतना तो होगा
कि आप आरएस की एग्जाम की मैथ्स तक के क्वेश्चन लिख सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। आरएस के मेंस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उस पॉलिटिकल मेरे वाले नोट्सों से नहीं होगा। और जिसने यदि मेरी पॉलिटी पढ़ी है, 2 पार्ट आए हैं, संविधान फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आ गया एंड सेकंड आ गया है, जिसने पढ़ी है उसको एक्चुअल पता लग गया होगा कि इसका लेवल क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए बात है। ज्योग्राफी के नोट्स में भी 15 मई तक डालूंगा। 15 मई से पहले पॉसिबल नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। बायोलॉजी वाली, अरे फिजिक्स दिक्कत ये है कि वो क्लासें ऐप पे डल गई है,